Okay, children. Good morning, everyone. Students, see, today we are going to finish up this chapter. We are going to take up the last two topics, that is a torque acting on a current carrying loop inside external magnetic field and the moving coil galvanometer. With this, all that, this chapter will be finished. Students, see, in this unit 3, we have two chapters, that is chapter 4 and chapter 5. Chapter 5 is magnetism. You can expect your 80% syllabus is in this chapter only, and remaining 20% is in chapter 5, right? That is it. And for this particular session, CBSE has removed whole lot of portion from chapter number 5. So hardly 2 topics are left there. तो स्टूडेंट्स वो 2 जो टॉपिक्स बचे हैं उनका मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए छोड़ दूंगी फॉर मंडे. देन योर कंप्लीट यूनिट 3 विल बी ओवर. तो 5 चैप्टर्स आपके हो जाएंगे और 3 यूनिट्स जो हैं दोज विल बी कंप्लीटेड. तो रिमेनिंग वी विल सी हाउ वी गो अबाउट इट, राइट? Okay, so let me now start with today's topic, that is torque acting on a rectangular loop inside external magnetic field. Students, जो torque acting on a current loop है in the external magnetic field, ये basically principle है किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर का. एक इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर एक करंट लूप होती है जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है. जैसे उसके थ्रू करंट फ्लो होना शुरू होता है, वो लूप के ऊपर टॉर्क लगता है और वो लूप रोटेट करना शुरू करती है. तो करंट फ्लो करने से रोटेशन स्टार्ट हो जाती है. सो दिस इज व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर. व्हेनेवर करंट फ्लोज, द रोटेशन विल स्टार्ट, राइट? ओके, सो लेट मी गेट इनटू इट. तो स्टूडेंट्स, इसका जो स्टार्टिंग प्रोसेस है वो फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वहीं से शुरू होता है, जो हमने कल के सेशन में किया था. स्टूडेंट्स, कल के सेशन के बाद मैंने एक छोटा सा वीडियो और बनाया था, वो मैंने शेयर किया था आपके उसमें ग्रुप में. तो वो देख लेना है सबने. वो एक टॉपिक था जो कल के सेशन में बच गया था हमारा, तो वो मैंने रिकॉर्ड करके डाल दिया था बाद में. द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको देख लेना है सबने, राइट? सो मेक इट श्योर दैट यू ऑल वॉच दैट. ओके, सो लेट मी गो अहेड नाउ. तो ये करंट हमने एक रेक्टेंगुलर लूप मान ली PQRS. इसकी हमने लेंथ मान ली है N और L और ब्रेड्थ मान ली है B. और इसमें अभी हम इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा है वो हमने B मान लिया है. और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस लूप, जो ये करंट लूप है, इसका जो एंगल हमने माना है, दैट एंगल इज थीटा, राइट? वो हमने थीटा मान लिया. एंड अब इसमें हम कुछ करंट सपोज कर लेते हैं. स्टूडेंट, करंट्स इस तरह से है. करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम P टू Q, Q टू R, R टू S एंड S टू P. तो इस तरह से करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है. अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, इसके चारों जो आर्म्स हैं उन चारों आर्म्स के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है और उसकी फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है. फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वी विल मेक यूज ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. कल हमने पढ़ा था मूविंग पॉजिटिव चार्ज या करंट कैरिंग कंडक्टर placed in external magnetic field, then the direction of force is given by Fleming's left hand rule. याद करने के लिए मैंने आपको मेथड उसका बताया था. फादर, मदर, चाइल्ड. थंब, फादर F, F मतलब फोर्स, फर्स्ट फिंगर मदर, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, M से मदर, M से मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेकंड फिंगर जो चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स करंट. तो वो आप लोगों ने जिसने कल का सेशन नहीं अटेंड किया, आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा. फ्रॉम देयर यू विल गेट टू नो अबाउट द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो हमने करना क्या है, वी विल स्ट्रेच द फर्स्ट टू फिंगर्स एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड इन सच अ वे कि फर्स्ट फिंगर जो फील्ड की डायरेक्शन में है, यहाँ पे फील्ड जो है दैट इज टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड. आप लोग साथ साथ में ट्राई कीजिए. फर्स्ट फिंगर इज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. करंट की डायरेक्शन, स्टूडेंट्स, जब हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो बेसिकली फर्स्ट और सेकंड फिंगर की एंगल उनका बीच में 90 डिग्री नहीं भी हो तब भी चल जाएगा. दैट इज नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड. यहाँ पे जो एंगल बनेगा, क्योंकि करंट जो है वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो एंगल जो बनेगा वो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा. तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें. और जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो अपवर्ड आएगी. तो जैसे ये हमारे पास ये फोर्स दिखाई हुई है, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी. और अगर मैं नीचे वाली साइड QR पे देखूं, तो QR में सिर्फ करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, बाकी सब कुछ सेम है. तो वहां पे फोर्स की डायरेक्शन इससे ऑपोजिट होगी, राइट? तो जो PQ के ऊपर SP के ऊपर फोर्स है,
वो अपवर्ड है और क्यू आर के ऊपर फोर्स है वो डाउनवर्ड है। और देखिए दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन, जो पिंक डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, वो ये दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन है। और वो लाइन ऑफ एक्शन आपको क्या शो कर रही है कि दोनों फोर्सेस एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रही हैं। जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो, एक हाथ से पकड़ के आप उसको इधर से खींच रहे हो, कोई दूसरे हाथ से उसको इधर को खींच रहा है, तो क्या होगा, दोनों फोर्सेस एक ही लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट करती हैं, तो क्या होता है, इफेक्ट उनका कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर दो फोर्सेस इस तरह से लगे कि ये फोर्स इसको इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है और ये फोर्स जो है वो उसको बैकवर्ड ले जाने की कोशिश कर रही है, ये दोनों के लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन। एक फोर्स जो है वो इस तरफ लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। इस तरह की फोर्सेस दे क्रिएट अ कपल, दे क्रिएट अ टॉर्क। तो जब टॉर्क लगता है तो वो दोनों फोर्सेस होती तो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, लेकिन वो फोर्सेस जो हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होती है। यहाँ पे ये जो दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एस पी एंड क्यू आर, इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। तो एज अ रिजल्ट क्या है कि इनका कोई इफेक्ट नहीं है, ना कोई नेट फोर्स है ना ही कोई नेट टॉर्क है, दोनों ही चीजें वहां पे नहीं है, टॉर्क भी नहीं है और फोर्स भी नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब फोर्स भी नहीं है और टॉर्क भी नहीं है, तो वो दोनों फोर्सेस का इफेक्ट निग्लेक्ट हो जाएगा, वहां पे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स, राइट। तो थीटा हमने एंगल मान लिया। तो जो एसपी साइड है स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था फोर्स का फॉर्मूला क्या था, आई एल क्रॉस बी। यहाँ पे एल जो लेंथ है, जो एसपी साइड है उसकी लेंथ कितनी है, बी, तो हमने बी लेना है यहाँ पे लेंथ की जगह पे, अदरवाइज आई एल क्रॉस बी आना था। अब यहाँ पे लेंथ कितनी है, बी है, तो आई बी क्रॉस कैपिटल बी आ जाएगा यहाँ पे। तो एफ एस पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज आई एल बी साइन थीटा। तो ऐसे ही क्यू आर के लिए भी, क्यू आर जो साइड है उसकी भी, अगर ये साइड बी है तो ये भी बी ही होगी क्योंकि रेक्टेंगल है ये, तो दोनों साइड्स की लेंथ जो है दैट इज सेम। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगी, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एंड दे कैंसिल ईच अदर, therefore they act along the same line and hence they do not produce any torque। तो वहां पे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। स्टूडेंट्स आई वांटेड टू आस्क यू वन मोर थिंग, डू यू वांट मी कि मैं इसकी इस पीपीटी की पीडीएफ बना के भी डाल दूं ग्रुप में, सो दैट लेटर ऑन यू कैन मेक नोट ऑफ दैट। If you want that, you let me know, then I'll make the PDF also and I'll share it in the group. Right? You can let me know here during this session or you can let me know afterwards also, right? अगर आपको लग रहा है कि आपको sufficient time मिल रहा है साथ साथ में नोट करने के लिए, then it's all right, fine then. Otherwise, if you need, I can just share the PDF also. Okay. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी दो फोर्सेस और हैं, जो साइड्स वाली, जो दोनों साइड्स हैं वहां पे, तो वहां पे भी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से फाइंड करोगे डायरेक्शन जो है। जो PQ साइड है उसके ऊपर जो फोर्स आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, वो इसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, और जो दूसरी तरफ आएगी वो उसको अंदर की तरफ घुमाने की कोशिश करेगी, जो दूसरी साइड है उसके ऊपर। स्टूडेंट्स ये डॉट और क्रॉस जो है, मैंने आपको कल भी बताया था, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और अकॉर्डिंगली वहां पे जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको बता रहे हैं। यहाँ पे ये डॉट आ रहा है यानी कि बाहर की तरफ इसको खींच रहा है ये फील्ड, और ये क्रॉस आ रहा है यानी कि इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, राइट। ओके, तो ये हमारे पास दोनों फोर्सेस। अभी स्टूडेंट्स जो ये PQ और FS फोर्सेस हैं, अगर मैं इसको, ये इसका टॉप व्यू देखूं, ये मैंने टॉप व्यू बना दिया इसका, मैं अब इसको ऊपर से देख रही हूँ, ये सामने से मैं देख रही थी इसको लूप को, अब मैं ऊपर से देख रही हूँ। तो अब फोर्सेस मुझे कैसे दिख रही हैं, ये फोर्स इस तरफ लग रही है और दूसरी फोर्स जो इस तरफ लग रही है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस मिलके इसको रोटेट करना शुरू करेंगी, दे विल क्रिएट अ कपल एंड दैट कपल विल मेक इट रोटेट। तो इन दोनों फोर्सेस के इफेक्ट में ये रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, वो रोटेशन का इफेक्ट हमने देखना है। तो अब ये दो फोर्सेस देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमने फॉर्मूला वही लगाया था आई एल क्रॉस बी, यहाँ पे भी वही लगाया आई एल क्रॉस बी। सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पे जो दो साइड्स हमने ली थी वो कौन सी थी, दोज वर PS एंड QR, और उन दोनों की लेंथ कितनी है, B, जो ब्रेड्थ हमने मान रखी है रेक्टेंगल की। और यहाँ पे जब हम फोर्स PQ वाली निकालेंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड की बात होगी, और इन साइड्स की लेंथ कितनी है, L, इनकी लेंथ हमने L मानी हुई है, तो B की जगह पे L आ जाएगा, सिर्फ ये डिफरेंस है। और एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज एट 90 डिग्री।
Let me just remove the ink from the screen. So that you can see it well. तो स्टूडेंट्स ये दोनों फोर्सेस के इफेक्ट में क्या होएगा, रोटेशन विल स्टार्ट एंड दिस टॉर्क विल बी क्रिएटेड. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? बताएगा. टॉर्क का फॉर्मूला होता है ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ईदर फोर्स की वैल्यू क्या है, ILB sin थीटा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ ILB रह जाएगा, sin 90 हो जाएगा 1. तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू, हाँ जी, टॉर्क की क्या वैल्यू आ जाएगी, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. तो ये हमने एक और पिक्चर में इसको देख लिया है कि किस तरह से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. तो टॉर्क विल बी इक्वल टू, दोनों में से कोई भी फोर्स, चाहे PQ वाली ले लो चाहे आप RS वाली फोर्स ले लो, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टूडेंट्स अब कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे जैसे कि हमने पीछे देखा था, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, ये साइड जो है ये B है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो एंगल है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ पे ये जो एंगल आपको बताया है ये थीटा बताया हुआ है. तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी थीटा. अब ये साइड B है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्टूडेंट्स ये एक फोर्स लग रही है, एक फोर्स यहाँ लग रही है, तो इन दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये. तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो मैंने डार्क करके शो किया है. तो ये साइड B है और ये एंगल थीटा है, तो सामने वाली ये साइड क्या हो जाएगी, जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी B sin थीटा, और जो नीचे वाली साइड होगी दैट विल बी B cos थीटा. तो हमें चाहिए ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, दैट इज B cos थीटा. तो स्टूडेंट्स अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और अब हमें यहाँ पे L इंटू बी कंबाइन हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप. तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन गया, IAB cos थीटा. अब अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगी तो टॉर्क n टाइम्स हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा NIAB cos थीटा. लेकिन स्टूडेंट्स जो हमारे पास जब भी हमारे पास, अब टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट साइड पे हमारे पास वेक्टर्स हैं, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन अगर cos थीटा होगा तो फिर डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए. लेकिन हमें क्या पता है कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो डॉट प्रोडक्ट के बराबर तो हो नहीं सकता, तो देयर मस्ट बी अ क्रॉस प्रोडक्ट. तो क्रॉस प्रोडक्ट होने के लिए अभी हमें क्या चीज का ख्याल रखना है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं टॉप से देखती हूँ इसको, लूप को, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये एंगल जो है ये थीटा है. लेकिन हमें पता है जो एरिया वेक्टर होता है लूप के परपेंडिकुलर होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर. उसके साथ हमने एंगल मान लिया इसका फाई. तो अब मुझे क्या पता है कि थीटा प्लस फाई क्या होगा, दैट विल बी 90 डिग्री. तो थीटा की वैल्यू मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस फाई. तो थीटा को मैंने रिप्लेस करना है और फाई को इंट्रोड्यूस कर देना है, क्योंकि मुझे एंगल किसका चाहिए, एरिया वेक्टर का चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, राइट. तो अगर मैंने फाई एंगल सपोज किया तो थीटा को मैंने रिप्लेस कर दिया, थीटा की जगह पे फाई आ गया, एंड cos 90 माइनस फाई विल बिकम sin फाई. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो टर्म है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, NIA, बेसिकली करंट इनटू एरिया. और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो NIA, दिस टर्म इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. हमें पता है कि जो एक करंट लूप है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करती है, उसके एक तरफ नॉर्थ होता है एक तरफ साउथ होता है, लेकिन उसकी जो डायपोल मोमेंट है वो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, करंट इनटू एरिया. और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n टाइम्स करंट इनटू एरिया. तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा टॉर्क का वो क्या बन जाएगा, MB sin फाई, और वहां पे MB sin फाई क्या बनेगा, M क्रॉस B. अब स्टूडेंट्स याद रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला होता था आपके पास P क्रॉस E. P क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. ये टॉर्क का फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर.
मैग्नेटिज्म में P की जगह पे आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और E इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो वही फॉर्मूला हमारे पास बन गया, टॉर्क इज इक्वल टू mb sin phi, दैट विल बिकम m क्रॉस b। ये आगे आ जाएगा स्लाइड में, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है एन कैप जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू बोथ m एंड b। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, ये फॉर्मूला बन गया। इसको हम लिख देते हैं n टाइम्स m क्रॉस b। m यहाँ पे उन्होंने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ली हुई है एक सिंगल टर्न के लिए। आप इसको इसके अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो कि n टर्न्स के लिए अगर आपने इकट्ठी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ली हो तो सीधा टॉर्क क्या बनेगा, m क्रॉस b, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने सिंगल टर्न के लिए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट मानी हुई है I इंटू ए, तो n टर्न्स के लिए n टाइम्स हो जाएगी। तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास m क्रॉस b, दैट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। अब स्टूडेंट्स इसके इफेक्ट में होगा क्या कि जब भी आप करंट लूप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द करंट। तो टॉर्क जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। जो लाइन डॉटेड लाइन आपको दिखाई स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर जितनी भी रोटेशनल क्वांटिटीज हैं, चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, सारी की सारी क्वांटिटीज ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती हैं। तो अगर मेरे पास ये रेक्टेंगुलर लूप है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसने इसके अराउंड रोटेट करना है, तो जो टॉर्क होगा उसकी डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होगी, राइट। अगर फाई 0 हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा, यानी कि अगर जो लूप है, लूप का एरिया वेक्टर और लूप का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों चीजें अगर सेम डायरेक्शन में हो जाएंगी तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि आपके पास जो एंगल है दैट विल बी 0 डिग्री। तो एंगल 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे द टॉर्क विल ऑल्सो बी 0, राइट। तो उस सिचुएशन में अगर फाई 90 डिग्री हो जाएगा, टॉर्क विल बी मैक्सिमम, एंड टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, NIBA। बी जो है वो टेस्ला में है और करंट जो है वो एम्पियर में होगा, एरिया मीटर स्क्वायर में, और टॉर्क जो आएगा दैट विल बी इन न्यूटन मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक बार रिकॉल कीजिए, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। Okay, so should I move on? So I assume that you all have understood it. Okay, so let's move on to next topic. हाँ स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, जो यहीं पे आपको चीज बताई हुई थी कि अगर आपको शेप रेक्टेंगुलर नहीं भी दी हुई है, इवन देन दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। सर्कुलर शेप की लूप है तब भी जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप के लिए ही एप्लीकेबल है। सर्कुलर के लिए आपको इसको मैथमेटिकली प्रूव करना मुश्किल हो सकता है, बट इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू एनी शेप ऑफ करंट लूप एज लॉन्ग एज इट इज अ क्लोज लूप। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, राइट। यस स्टूडेंट्स, अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर आ जाइए। तो स्टूडेंट्स, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है ये प्रिमिटिव फॉर्म है, जो आज के टाइम का आप गैल्वेनोमीटर देखते हो उसकी स्टार्टिंग फॉर्म है। ये ग्लास के कंटेनर के अंदर होता था, थोड़े बड़े साइज का होता था। तो आज के टाइम में इसी को स्क्यू करके छोटे साइज में हम यूज करते हैं। ये स्टूडेंट उसके साइड पे उसके स्टैंड्स हैं जिसके ऊपर वो खड़ी है सारी अरेंजमेंट। ये मैग्नेटिक पोल्स हैं यहाँ पे, जो रेड दिखाई दे रहा है आपको दैट इज अ नॉर्थ पोल, और दूसरा जो व्हाइट दिखाई दे रहा है दैट इज अ साउथ पोल। दो मैग्नेटिक पोल्स हैं यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल शेप के हैं और उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है।
उसके बीच में स्टूडेंट्स क्या है कि उन्होंने एक वायर को हैंग किया है, उस वायर के साथ एक करंट लूप है। स्टूडेंट्स ये जो ऑरेंज कलर की आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ये कॉपर की एक लूप है, और वो लूप जो है, जो आपको बीच में ग्रे कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल या सिलेंडर हो सकता है यहाँ पे, वो रेक्टेंगल एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी कि सॉफ्ट आयरन, आयरन का एक कोर है, उसके ऊपर ये कॉपर की वायर जो है वो कॉइल की हुई है, और कॉइल करके एक उन्होंने लूप बनाई है जो आयरन के पीस के ऊपर उन्होंने कॉइलिंग की हुई है, राइट। तो उसके नीचे ये एक स्प्रिंग की हेल्प से नीचे ज्वाइन किया हुआ है वो सारी अरेंजमेंट को, वो एडिशनल प्रेशर को बियर करने के लिए स्प्रिंग अटैच किया हुआ है, राइट। हाँ जी, ये यहाँ पे एक M जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये कॉनकेव मिरर है। स्टूडेंट्स, जो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता था, इसमें नीडल और स्केल नहीं होता था, इंस्टेड यहाँ पे मिरर होता था। जब ये कॉइल रोटेट करती थी, ये वाली कॉइल जब रोटेट करती थी, तो ये जो मिरर था ये भी रोटेट करता था, और इसके सामने एक उन्होंने लैंप रखा होता था। उस लैंप की रिफ्लेक्शन इस मिरर के थ्रू जाके सामने एक स्केल होता था, उसके ऊपर आपको डॉट नजर आता था, ठीक है। सो यू नीड नॉट गेट इनटू दैट डिटेल, क्योंकि आप लोग इसको प्रैक्टिकली नहीं यूज करने वाले हो, तो यू कैन जस्ट रिमेम्बर कि ये मिरर का पर्पज यहाँ पे स्केल के ऊपर उसको, जैसे आप लोग आज के टाइम पे एमीटर या गैल्वेनोमीटर देखते हो तो एक स्केल होता है पीछे, उसके ऊपर कुछ रीडिंग लिखी होती है, उसके ऊपर एक नीडल चलती है। तो इसके केस में ऐसा नहीं होता था, इसके केस में एक मिरर था, मिरर के ऊपर एक लैंप का स्पॉट जो है वो सामने स्केल पे नजर आता था, राइट। तो ये सारी चीज में से करंट जो है वो फ्लो कराया जाता था। जैसे करंट फ्लो करता था, ये कॉइल जो थी वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती थी, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, और एज अ रिजल्ट ये कॉइल जो थी वो रोटेट करती थी। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी रोटेशन ज्यादा होगी, एंड एज अ रिजल्ट हमें पता लगेगा कि ज्यादा करंट है। गैल्वेनोमीटर का पर्पस है करंट को डिटेक्ट करना, तो वो कैसे डिटेक्ट करेगा? जब वो रोटेट करेगा तो हमें पता लगेगा कि देयर इज करंट, राइट। तो उसकी रोटेशन के बेसिस पे हमें करंट की वैल्यू पता लगेगी, जितना ज्यादा रोटेट किया यानी कि उतना ज्यादा करंट है। ओके, सो जब करंट फ्लो किया तो टॉर्क लगना शुरू हुआ कॉइल के ऊपर, कॉइल के अंदर करंट फ्लो हुआ, और एज अ रिजल्ट वहां पे, जैसे हमने रेक्टेंगुलर लूप में देखा था कि वहां पे दो फोर्सेस हैं जो उसको रोटेट कराती हैं, तो वो उन्होंने उसको रोटेट करना शुरू किया, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, द कॉइल विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? NIBA sin phi, वही सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे करंट की वजह से टॉर्क लगेगा तो ये कॉइल रोटेट करेगी, और कॉइल को जो ये स्ट्रिप जिसके साथ ये कॉइल को हमने हैंग किया हुआ है, ये स्ट्रिप क्या करेगी? ये ट्विस्ट करेगी, और ट्विस्ट करने के बाद जब आप किसी चीज को डिफॉर्म करते हो तो उसके अंदर इलास्टिसिटी की वजह से एक रीस्टोरिंग फोर्स लगती है जो उसे वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी। तो जब उसके ऊपर ये जो टॉर्क है ये डिफॉर्मिंग टॉर्क है, और बदले में जो टॉर्क डेवलप होगा दैट विल बी द रीस्टोरिंग टॉर्क, और वो रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू जो है वो हमने मान ली K इंटू अल्फा। वहां पे K हमने क्या माना है कि अगर अल्फा एंगल, अगर यूनिट एंगल के ऊपर ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप को हमने ट्विस्ट किया, अगर हमने इसको यूनिट एंगल मान लो 1 डिग्री के ऊपर अगर हमने ट्विस्ट किया, तो इसके अंदर कितना रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है उसको मैंने मान लिया K। और अगर मैंने इसको अल्फा एंगल के ऊपर ट्विस्ट किया होगा तो कितना टॉर्क जनरेट होगा? दैट विल बी K इंटू अल्फा। तो ये हमने सपोज कर लिया रिस्टोरिंग टॉर्क। K की वैल्यू स्टूडेंट्स मटेरियल डिपेंडेंट है, और हम कोशिश करेंगे कि K की वैल्यू मिनिमम हो, ताकि रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो मिनिमम हो। जितने स्टूडेंट्स किसी चीज में डिफॉर्मेशन कम आती है फोर्स लगने पे, हम बोलते हैं कि वो चीज उतनी ज्यादा इलास्टिक है। 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो स्टील है दैट इज मोर इलास्टिक देन रबर, क्योंकि उसमें डिफॉर्मेशन कम आती है। तो अगर K की वैल्यू कम होगी तो ये जो सस्पेंशन स्ट्रिप है ये मोर इलास्टिक होगी, और उतना ये गैल्वेनोमीटर बढ़िया क्वालिटी का होगा, मोर सेंसिटिव होगा, ठीक है। तो हमने K माना है उसका रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट, और अल्फा हमने माना है कि जब करंट I फ्लो किया तो कितना ट्विस्ट जनरेट हुआ, वो हमने अल्फा मान लिया। तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा? K इंटू अल्फा। तो एट इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स हमें पता है कि जितना डिफॉर्मिंग फोर्स होती है उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स होती है।
तो टॉर्क के केस में भी ये चीज अप्लाई होगी, तो डिफॉर्मिंग टॉर्क एंड रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी इक्वल। तो स्टूडेंट्स जब दोनों चीजों को हमने इक्वेट किया तो हमारे पास आई की ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये सारी चीज जो है, ये कांस्टेंट है, के मटेरियल डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और साइन फाई की वैल्यू यहाँ पे 1 कर दी जाती है रेडियल फील्ड लगा के। जो आपने टॉप से अगर हम देखें तो ये इस तरह के पोल पीसेस हैं, यहाँ पे ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। और ये बीच में जो मैं अगर इसकी जो ये मैंने कोर माना है, अगर मैं उसको सिलेंड्रिकल मान लूं तो टॉप से दिखने में वो मुझे सर्कुलर नजर आएगा, और उसके ऊपर ये मैंने कॉइल जो है वो वाइंड की हुई है। तो जब ये रोटेट करेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह का होगा, राइट। इस तरह के फील्ड को हम बोलते हैं रेडियल फील्ड। तो रेडियल फील्ड के केस में क्या होता है, फाई की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सिलेंड्रिकल पोल पीसेस क्यों यूज किए, जो फ्लैट होते हैं वो तो ऐसे होने थे, हमने यहाँ पे कैसे यूज किए हैं, कर्व्ड। तो जो कर्व्ड हैं उनको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल पोल पीसेस। फंक्शन क्या होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, और उसका पर्पस क्या है, ताकि टॉर्क की वैल्यू हमेशा क्या रहे, मैक्सिमम रहे। अगर फाई की वैल्यू 90 होगी तो टॉर्क हमेशा मैक्सिमम होगा। दैट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए हमने सिलेंड्रिकल पोल पीसेस यूज किए, जिससे फाई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 90 रहेगी, और उससे टॉर्क हमेशा मैक्सिमम रहेगा। और उससे हमें बेनिफिट क्या होगा कि जो इसकी स्केल जो है, गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है, दैट विल रिमेन लीनियर, क्योंकि ये फाई की वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी। करंट की वैल्यू जो है वो एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। फाई विल ऑलवेज बी 90 डिग्री एंड साइन फाई विल ऑलवेज बी 1, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द गैल्वेनोमीटर। तो कोई बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी पार्ट इसका नहीं है, सिर्फ डायग्राम बना के आपने उसको प्रॉपर लेबल करना है, और ये कुछ एक स्टेप्स हैं। जनरली क्वेश्चन इसका डायरेक्ट में कम आता है, लेकिन इस साल जैसे आपको पता है कि काफी सारी चीजें डिफरेंट हैं, सो वी नेवर नो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। सो लेट अस मूव ऑन टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स। अब अगर कॉइल यहाँ पे है, एरिया वेक्टर इसका इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तब भी एंगल 90 डिग्री है। अगर लेट मी चेंज द कलर, अगर ये कॉइल जो है वो रोटेट करके यहाँ पे आ जाती है तो एरिया वेक्टर यहाँ हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एंगल तब भी 90 रहेगा। तो रेडियल फील्ड के केस में हमेशा ही एंगल क्या होगा, दैट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो एंगल जो है हमेशा 90 डिग्री रहेगा नॉर्मल का, एंड एज ए रिजल्ट साइन फाई साइन 90 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो करंट की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी के अपॉन एन ए बी इंटू अल्फा। तो ये सारी चीज कांस्टेंट है, इसको हमने जी सब्स्टिट्यूट कर दिया, वेयर जी इज कॉल्ड दी galvanometer constant. G is the galvanometer constant। तो हमें क्या पता लग गया, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। जितनी करंट की, जितनी डिफ्लेक्शन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि उतना ज्यादा करंट है, तो डिफ्लेक्शन के बेसिस पे हम करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं, राइट। तो G की वैल्यू यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, वो गैल्वेनोमीटर की स्टैंडर्ड वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रही है। K कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, दैट हैज बीन नेम्ड एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मिरर एंड स्केल अरेंजमेंट यूज किया जाता था। एक लैंप से लाइट डाली जाती थी मिरर के ऊपर, और उससे स्केल के ऊपर एक स्पॉट बनता था, और जब ये कॉइल रोटेट करती थी करंट की वजह से टॉर्क लगता था, तो क्या था, ये जो स्पॉट है ये स्केल के ऊपर मूव करता था, और उससे आपको ये पता लगता था कि यहाँ पे कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई है। और डिफ्लेक्शन के बेसिस के ऊपर अगर आपको जी पता है तो आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरह से इसको यूज किया जाता था, हालांकि प्रैक्टिकली हम इसे नहीं यूज करते हैं आजकल। नेक्स्ट कम्स द करंट सेंसिटिविटी। स्टूडेंट्स, सेंसिटिव डिवाइस हम किसको बोलते हैं, जिसमें थोड़ा सा करंट फ्लो हो और बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आए,
तो ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो इट इज अ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अगर हम थोड़ा करंट फ्लो करें और ज्यादा डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब डिवाइस क्या है, सेंसिटिव है। सो इट इज द डिफ्लेक्शन, कितना एंगल, कितने एंगल पे डिफ्लेक्शन हुई है पर यूनिट करंट। अगर यूनिट करंट फ्लो हुआ हो तो कितनी डिफ्लेक्शन हुई है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या है, दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो अल्फा के नीचे करंट को ले आना है और इधर आके ये क्या बन जाएगा, 1/g। तो g कितना था, ये था, तो इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, NAB/K। करंट सेंसिटिविटी को ज्यादा रखना है तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रखो, एरिया ज्यादा रखो, B ज्यादा रखो और K को कम रखो। K जो है वो मीडियम डिपेंडेंट है, मटेरियल डिपेंडेंट है। तो जितना K हम अगर सुटेबली चूज करें मटेरियल को, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी स्मॉल। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, जैसे ये क्या था, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, दैट विल बी दी डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज नोन एज दी वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको जनरली IV लिख देते हैं, इसको IS लिख देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, so this is about these two terms. Next is the conversion of galvanometer into ammeter. तो स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर को अगर हमने एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो ख्याल रखिए, नंबर 1, एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है और उसे सीरीज में लगाया जाता है। और गैल्वेनोमीटर को अगर हमने एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें एक स्मॉल रेजिस्टेंस को उसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा, तो उससे वो एक एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये पूरी डिवाइस जो है, ये कंबाइन जो आपको डॉटेड रेक्टेंगल में दिखाया हुआ है, ये पूरा एक एमीटर है। आई उसमें से मैक्सिमम कितना करंट हम फ्लो कराना चाहते हैं, उस करंट की वैल्यू है। वो करंट आके दो हिस्सों में डिवाइड होगा। IG वो करंट है जितने पे आके गैल्वेनोमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाएगी। मान लो कि ये गैल्वेनोमीटर की नीडल है यहाँ पे और ये उसका स्केल है, तो ये नीडल कितना करंट हम फ्लो करें कि वो मैक्सिमम तक चली जाए, उसके लिए जो करंट लगेगा गैल्वेनोमीटर में, उसको हमने बोला है IG, दैट इज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और I क्या है, ये वो करंट है जो हमने एमीटर से मेजर करना है। ये मैक्सिमम करंट है जो गैल्वेनोमीटर असल में शो कर रहा था, और जब मैंने उसके साथ ये पैरेलल लगा दिया तो वो क्या बन गया, एक एमीटर बन गया। और अब वो कितना करंट मेजर कर सकता है, I, वो I की वैल्यू है। तो यहाँ पे सर्किट में हमें क्या नजर आ रहा है, गैल्वेनोमीटर में से अगर करंट फ्लो कर रहा है IG, तो रिमेनिंग करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है जिसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस S। शंट मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस, तो स्मॉल रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रहा है, I माइनस IG। अब स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है, दो चीजें जो पैरेलल में लगी होती हैं उनमें से उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो हमने क्या कर देना है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की वैल्यू इक्वेट कर देनी है। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का हमने माना G, करंट कितना फ्लो कर रहा है, IG। ऐसे ही नीचे शंट रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना है, I माइनस IG, और S की वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें S कितना पता लग गया, इतना। तो ये फॉर्मूला आपने लर्न कर लेना है कि अगर आपने एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको इतना रेजिस्टेंस, ये बेटे कौन कर रहा है, ये हु इज दिस, स्टॉप डूइंग इट बेटे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर हुज रेंज इज I। ठीक है, तो दिस इज इट। तो अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है इस सेशन के लिए। सो अभी स्टूडेंट्स, जितने कोई टॉपिक बचे हैं, एक दो टॉपिक रह गए हैं हमारे, जो नेक्स्ट चैप्टर में से ही, उसके लिए मैं आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो एंड आई विल पोस्ट इट इन द यूट्यूब। तो वो मैं उसका लिंक शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो उसके अलावा स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए एक लेवल वाइज क्वेश्चंस की असाइनमेंट जो है वो वहां पे डाली है। तो आप लोगों ने उसके क्वेश्चंस को देखना है और उसमें से जो डिफिकल्टीज हैं, यू कैन गेट बैक टू मी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। इस चीजों को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी। इफ यू फील दैट यू वांट टू सी देम अगेन, यू कैन वॉच देम। इफ यू फील कि कोई चीज नहीं समझ आई है, अगेन यू कैन गेट बैक टू मी, यू कैन लीव मी अ वॉइस मैसेज, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट, और यू कैन जस्ट लीव मी अनदर मैसेज ऑल्सो, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। ऑलराइट, सो विद दिस I conclude today's session. Okay, I will send the PDF also. All right, perfect. I'll send the PDF also. All right. Okay, I'm finishing the today's session then. That's it.